धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन विधेयक बनाने के पीछे मोदी सरकार की किस तरह की और कौन सी सोच काम कर रही है और कौन सा गैंग उसके जरिए कौन सा फायदा उठाने की कोशिशों में लगा हुआ है, इस सब का खुलासा कर डाला आज राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज झा ने। जी हां, प्रोफेसर मनोज झा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम पर पिछले 2 दिनों से संस्कार दिखा रही मोदी सरकार को बेनकाब कर डाला है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि कैसे जो पहले से रिजर्वेशन है उसी के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, खासकर SC ST जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए जिस तरीके से शानदार भाषण दिया है उसे सुनने के बाद आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई ब्राह्मण नेता ऐसे SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करते हुए आज के दौर में तो हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो इसलिए आपको प्रोफेसर मनोज झा जो RJD के राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए और कैमरे पर दिलचस्प तरीके से फोकस रखना चाहिए। कैमरे पर फोकस रखने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल पूरा टीवी चैनल की तरह राज्यसभा और लोकसभा का प्रसारण कर रहा है संसद टीवी। विंडो 2 बना देता है, एक तरफ स्पीकर दिखाई देने लग जाती हैं, एक तरफ जो बोलने वाले जो सांसद हैं वो नजर आने लग जाते हैं। कभी कभी बीच में भारतीय जनता पार्टी के और सांसद और मंत्रियों को भी दिखाया जाने लगता है। वैसे तो आप जानते हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसको कांग्रेस ने पूरा सर्कुलेट किया है, जिसमें बोल तो राहुल गांधी रहे हैं लेकिन ऑन कैमरा नजर आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। वो एक अलग संस्कार है, लेकिन फिलहाल अभी आज आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो है पेश किया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो उसी पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रोफेसर मनोज झा ने जो कुछ कहा है वो आपको सुनना जरूर चाहिए। आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है। ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी। बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है और ये इतिहास स्मरण करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में। जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है। तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए। आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दीर्घा में, इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं। इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दें जो संविधान से आती है। मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की। हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है। अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी। माननीय डिप्टी चेयरमैन मैम, चेयरपर्सन मैम, सॉरी, एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008 हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 SCs, 47 STs। अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें SC ST और OBC की व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं। और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है।
हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है। अगर आप पहुंची तो बिना हैंड होल्डिंग के, लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है। रेटोरिकली हम कुछ भी कह दें, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली, हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली। वहां से, गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई कि हम आपको दोष नहीं देते हैं, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है। मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए। यह ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए, और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं। आज भी मौका है, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके SC ST और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया, ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा, उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया, प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं, उसके आधार पर अपना चरित्र, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को यह देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठें तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग SCs एंड STs, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है, हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे ही मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा।
ये 50 क्यों नहीं हो सकता? ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां आए? हमेशा एक खास सरनेम, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुंचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से, तो उनको आज ये आवश्यकता है, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सबके लिए खुलेगा। आपकी ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है? अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरित्र बदले, संसद सचमुच में प्रतिनिधित्व की संस्था बने जिसमें सबके आकार हों, सबकी शक्लें हों। ये ना हो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर छाप रहे। देख और सुन लिया आपने, एक ब्राह्मण नेता के जरिए, एक ब्राह्मण सांसद के जरिए, एक ब्राह्मण प्रोफेसर के जरिए SC, ST और माइनॉरिटी की इस तरह से खुलकर बात करने वाली आजकल जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आ सकती हैं। वो आपको सिर्फ नज़र आएंगी तो प्रोफेसर मनोज झा की शख्सियत में। ऐसे लोगों को सलाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे लोगों को ढूंढना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संस्कारियों ने अब नफरत का एक बाजार सजा के रख दिया है। डर और नफरत के आधार पर वो अपनी सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।